हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही कहा था कि हम लोग 5वें और 6वें पेपर के लिए क्या करेंगे, डेली एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते चलेंगे। इसका फायदा ये होगा कि जब तक एग्जाम आएगा आपका प्रीलिम्स, तब तक ही आपका 5वां और 6वां पेपर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। अराउंड 100 क्वेश्चन हम लोग आपकी प्रैक्टिस करा देंगे डेली एक एक क्वेश्चन के दम पे। प्री के बाद तो हम लोग पूर्ण तो आपके जो मेंस के सिलेबस है उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो वहां से तो बहुत ज्यादा दिक्कत होनी नहीं है। सामने प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो ये दिमाग में जरूर रखना है कि अपनी तैयारी का अभी कम से कम 60 to 70% प्रीलिम्स पे जरूर देना, क्योंकि सीटों की संख्या ज्यादा है। इस बात पे विश्वास रखो, प्रीलिम्स नहीं रुकना चाहिए। अगर आपने 30% भी मेंस का सिलेबस इसके पहले कंप्लीट कर लिया, केवल 5वां और 6वां पेपर ही आपने कंप्लीट कर लिया, तो नो डाउट कि 5वें और 6वें पेपर के जो टॉपिक्स है ना, वो आपके GS 1 to 4 से भी मिलते हैं। चौथी पेपर आप हटा दीजिए तो GS 1 to 3 से सीधा सीधा मिलते हैं, तो वहां भी आपकी अच्छी खासी तैयारी करा देगी। और बीच में प्री और मेंस के बीच में कम से कम आपको 3.5 महीने का तो टाइम मिलना है। पिछले दिनों में जब मेंस मुख्य परीक्षा में समय कम हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि 3 महीने से कम समय दे दिया है, 3.5 महीने के अराउंड समय हमेशा मिले हैं। तो इस बार भी मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये नहीं कि पेपर टल गया है तो प्री और मेंस के बीच में समय क्या करेंगे, 1 महीने का करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक, कल 6वें पेपर का सिलेबस डिस्कशन आप लोगों ने सुन लिया था, हालांकि हम लोग बहुत लंबा डिस्कशन पे नहीं जाएंगे। ठीक, ये समझने की कोशिश करेंगे कि 5वां पेपर आपका ऐड हुआ है उसमें क्या क्या चीजें ऐड की गई हैं। ठीक है, सिलेबस को समझ लेंगे। और आज हम लोगों ने इसे प्लान ये बनाया है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे जो कल क्वेश्चन डिस्कस करना है, वो प्रश्न में क्या करूंगा, वो क्वेश्चन में आज ही आप लोग को दे दूंगा। आपका काम क्या है कि जो यूपीपीसीएस अभ्यास का टेलीग्राम चैनल है, आपको वहां पे जाके अपने आंसर्स को पोस्ट कर देने हैं। वहां से हम लोग आपकी कॉपी चेक कर लेंगे, नेक्स्ट डे लाके दिखा भी देंगे। कोशिश करनी है कि जो इनिशियल, देखो सारी कॉपियां तो नहीं चेक हो पाएंगी। अभी मैंने देखा 6वीं पेपर की लगभग 10 कॉपी आ चुकी है, तो 10 कॉपी तो जाहिर सी बात है नहीं चेक हो पाएगी। ठीक, हाँ, इनिशियली 3-4 कॉपी हम लोग चेक करके आप लोग के पास लाके स्क्रीन पे दिखा भी देंगे और उस प्रश्न पे डिस्कशन भी कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप लोग को प्लान समझ में आएगा। सीधा आप स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले क्या क्या चीजें GS 5 में शामिल है। कुछ चीजें GS 5 और GS 6 में कॉमन सी चीजें हैं, दोनों में शामिल कर दिया गया है। जैसे पर्यटन, जो मैं नॉर्मली आपको बताऊं, टूरिज्म का जो टॉपिक है 5वें पेपर में भी है, 6वें पेपर में भी है। भूमि सुधार 5वें में भी है और 6वें में भी है। ये 2 कॉमन टॉपिक्स है दोनों पे। ठीक, तो दिक्कत की बात नहीं है। अब लोग आते हैं, तो देखो आप यहाँ पे जाओगे तो पहला 21 टॉपिक, टोटल कितने टॉपिक है आपको बता दूं, तो टोटल आपके 21 टॉपिक शामिल है। 21 टॉपिक आपकी, आप बोलोगे कि सर GS 5 की क्लासेस कितनी होनी है, तो GS 5 की जो क्लासेस होनी है अराउंड 50 क्लास के करीब में, 50 क्लास आपकी GS 5 की होगी। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी जो 21 टॉपिक्स हैं ये खत्म हो जाए। इनिशियली टॉपिक को में थोड़ा समय लगेगा, बाद में एक टॉपिक में एक क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो कि आप पहला नंबर टॉपिक से उठाते आओगे, तो पहले नंबर टॉपिक से आपका लेके तीसरे नंबर, जो आपका चौथा नंबर टॉपिक है, यहां तक हिस्ट्री है। तो आपका इसमें हिस्ट्री शामिल है, यानी इतिहास शामिल किया गया है। कुछ इसमें आगे चल के सोसाइटी के भी पोर्शंस हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक, इसमें सोसाइटी के भी पोर्शंस हैं। आगे आओगे तो इसमें पॉलिटी के पोर्शन शामिल किए गए हैं। ठीक, पॉलिटी में बहुत क्लियर, आप देखो अभी सिलेबस बता भी दूंगा, एकदम क्लियर डिफाइन कर दिया है कि भाई कितनी चीजों पे काम करना रहेगा, उससे अतिरिक्त काम मत करो, इतने पे आपका काम हो जाएगा। ठीक, यहां से आप लोग आओगे, ये देखो आपका जो टॉपिक नंबर हम लोग कह सकते हैं 6 स्टार्ट हो रहा है। 6 से आपका पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है। पॉलिटी के बाद से इसी में आपका गवर्नेंस भी स्टार्ट है। ठीक है, गवर्नेंस को भी इसमें शामिल किया गया है। जैसे आप आओगे अपने टॉपिक नंबर 10 पे, ठीक है, 10वां नंबर टॉपिक, 9वें नंबर टॉपिक से 6 to 9 नंबर जो टॉपिक है ये आपका पॉलिटी है। ठीक, इसके बाद से 10वें नंबर टॉपिक से आपका गवर्नेंस स्टार्ट हो जाता है। ठीक, जिसमें देखेंगे गवर्नेंस में देखा है कि ठीक है, गुड गवर्नेंस, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, अभी लोकायुक्त में जो है अमेंडमेंट भी किया गया है। ठीक है, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, इन सभी चीजों पे आपको एकदम क्लियर कर दिया कि इन टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चन बन के गवर्नेंस पे दिए जाएंगे 5वें पेपर में। तो हमारा काम क्या है ना, पहली बात क्या है कि जो टॉपिक है, टॉपिक को ही बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि अभी 1 साल हुआ पेपर को ऐड हुए। हम लोग 5वें नंबर पेपर को भी, जो 5वां पेपर आया था, इसी क्लासेस में क्या करेंगे कि पूरी 5वीं पेपर को ही कंप्लीट कर डालेंगे। जो 20 क्वेश्चंस आए हैं वो भी कंप्लीट कर डालेंगे, तो वहां भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, 11वां नंबर टॉपिक देखेंगे। 11वां नंबर टॉपिक आपका जो है कि सोसाइटी से भी अटैच है और इकोनॉमी से भी। ये क्या कह रहा है कि
उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार और इसके प्रभाव। जाहिर सी बात है कि आजादी के बाद से क्या किया गया, भूमि सुधार का प्रयास किया गया। अब बात आती है भूमि सुधार में क्या क्या चीजें आती हैं। तो भाई पहली बात क्या है भूमि सुधार में कि भाई कई लोग भूमिहीन हैं, तो भाई हदबंदी की बात आती है। हदबंदी की बात आती है। हमको पता है कि भारत में या उत्तर प्रदेश भारत से दो मतलब एक ही बात है, ठीक। अब देखो चकबंदी, चकबंदी क्यों जरूरत है। हमको पता है कि हमारे यहाँ कई सारे सीमांत कृषक हैं, ठीक है, लघु कृषक हैं। अब दिक्कत ये आती है कि इनके पास जमीनें एक तो कम है, दूसरी बात जो जमीन है वो एक पास नहीं है। एक पास जमीन ना होने का दिक्कत जो होता है वो दिक्कत बेसिकली इन्वेस्टमेंट में आता है, इन्वेस्टमेंट में आता है, और दूसरी सिक्योरिटी में भी आ जाता है, सुरक्षा में भी आता है। अब एक पास जमीन रहेगी तो उसको सुरक्षा प्रदान करना, जो कृषिगत उत्पाद हैं जो उपजाए जा रहे हैं वो इजी है कि भाई ठीक है एक बार क्या अपना पूरा खेत देख के चले आए। अब जब कई चक में डिवाइड रहेगा, एक उत्तर रहे, एक पूरब रहे, एक पश्चिम रहे, एक दक्षिण रहे, तो दिक्कत की बात है कि एक तो सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, दूसरा इन्वेस्टमेंट में क्या दिक्कत आती है भाई कि आप सुनो कि छोटे छोटे जो चक है, अब किसी के मान लो कि किसी कोई इतना बड़ा चक है, किसी का बीच में यहाँ चक छोटा सा खेत है 1 बीघा, उसके साथ दिक्कत क्या है, अगर ये किनारे के लोग पहले खेती कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हो गया, तो यहाँ पे जाके इसकी खेती करने की सबसे बड़ी दिक्कत है। बड़ी मशीन यहाँ पे इस छोटा सा हिस्सा काटने क्यों जाएगी, छोटे हिस्से में काम करने क्यों जाएगी, तो बड़ी मशीनें नहीं लग सकती हैं। तो मेनली दिक्कत क्या थी ना, उन जगहों पे कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करना कि अच्छी प्रोडक्शन आ सके, तो ये एक दिक्कत की बात आ जाती है, ठीक है। उसके बाद से काश्तकारी सुधार एक अगला टॉपिक आ जाता है। भाई काश्तकारी सुधार भी बहुत जरूरी था, ये सारे रिफॉर्म किए गए। अब बात है ये रिफॉर्म तो किए गए, लेकिन रिफॉर्म कितना पॉजिटिव इफेक्ट डाला, कितना पॉजिटिव इफेक्ट डाला, ये बहुत बड़ी बात है कि पॉजिटिव इफेक्ट डाला होगा तो सोसाइटी में जाहिर सी बात है कि इकोनॉमिकल और सोशल चेंजेस तो आएगा, ठीक। क्यों उतना प्रभावी नहीं हुआ, यानी निगेटिव पॉइंट, भाई ये सुधार तो किए गए, काश्तकारी सुधार किया गया, चकबंदी हदबंदी लेके आएगी, फिर ये इसमें क्या निगेटिव पॉइंट रह गए, उन चीजों को हम लोग देखेंगे क्यों ये इतना प्रभावी नहीं बन पाया। बेसिकली इन चीजों, हालांकि ये चीज हम लोग 6वें नंबर पेपर में भी देख लेंगे। उसके बाद से आपकी कौन कौन से टॉपिक हो गए, हिस्ट्री, सोसाइटी, पॉलिटी, गवर्नेंस। इसके बाद से यहाँ पे सिक्योरिटी आ जाती है, ठीक है। सिक्योरिटी में दो बात है, इंटरनल सिक्योरिटी की भी बात कर देता है, ठीक है, और बाह्य सुरक्षा की भी बात कर देता है, दोनों की बात। अब देखो हमको पता कि उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री है वो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करती है, और वो सीमा किसके साथ है, नेपाल के साथ। नेपाल के रास्ते आप देखो कि उत्तर प्रदेश में अक्सर आतंकवादी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं कि कुछ ये स्लीपर सेल का आगे यहां से पकड़े गए, वहां से पकड़े गए, अक्सर मतलब कह सकते हैं कि नेपाल के रास्ते क्या ना कि जो मैत्रीपूर्ण हमारे संबंध है वो अक्सर हमारे लिए बाधा का कार्य कर जाते हैं। आप देखेंगे कि इंटरनल सिक्योरिटी में, ठीक है, एक तो क्लियर आपका लिख दिया है भाई उग्रवाद के ऊपर रेड का रेड, और भाई सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश से लग के जाती है तो एक दिक्कत तो आ ही जाती है, ठीक है। तो उग्रवाद देख लेना, उग्रवाद के प्रचार और इसका विकास के साथ क्या संबंध है, क्लियर कर दिया कि भाई कि सीधा मतलब यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इतना नहीं, जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स की क्या भूमिका है, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा में, साइबर सुरक्षा की बुनियादी नियम, काले धन को वैध बनाना, इनकी रोकथाम, यहां पे आएंगे जो विभिन्न एजेंसियां इसके लिए काम कर रही हैं, ठीक है। यहां पे मैंने एक सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो यहां पे लिखा है कि उत्तर प्रदेश क्या करती है। उत्तर प्रदेश आप देखोगे कई राज्यों के साथ, ठीक है, आप बता सकते हो कि टोटल उत्तर प्रदेश कितने स्टेट के साथ सीमा साझा करती है, ठीक है। और जिन स्टेट के साथ सीमा साझा करती है उनमें से कुछ स्टेट ऐसे हैं जो बेसिकली आप देखोगे कि संगठित अपराध के लिए उन एरियाज में जाने जाते हैं, खासतौर पे जो देखो जितने भी नक्सलाइट एरियाज हैं, ठीक है, नक्सलाइट एरियाज हैं, नक्सली क्या करते हैं बेसिकली संगठित अपराध को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, ये मिलजुल के ही काम करते हैं। तो सीमावर्ती जो क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्रों की क्या चुनौतियां हैं, भाई चुनौती है तो हमको उसका मैनेजमेंट भी करना होगा, ठीक है, उसका जो मानवीय मैनेजमेंट है या जो तकनीकी मैनेजमेंट है दोनों करना होगा। संगठित अपराध को का आतंकवाद से क्या संबंध है, क्योंकि संगठित अपराध तो है अपने यहाँ, ठीक है, और संगठित अपराध क्या करता है भाई, संगठित अपराध आतंकवाद का मदद करता है, आतंकवाद क्या करेगा, संगठित अपराध का मदद कर देगा, दोनों अपने में मदद करके फलते फूलते रहते हैं। तो भाई इसको तो ब्रेक करना ही पड़ेगा, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसके बाद से जो नागरिक अधिकार है, जो ठीक है, कानून व्यवस्था, हेल्थ को लेके जो इश्यूज हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके, डेवलपमेंट को लेके जो इश्यूज हैं उन पे क्वेश्चन बन सकता है, सीधी सीधी लिखा है। आप देखो कि असर का रिपोर्ट आता है, असर की एजुकेशन को लेकर रिपोर्ट आती है, और अक्सर रिपोर्ट बहुत ही निगेटिव ही रहती है, ऐसा नहीं कि असर की रिपोर्ट बहुत पॉजिटिव चलती है।
सरकारें क्या करती हैं कि शिक्षा में सुधार के लिए जैसे मिशन कायाकल्प लेके आ गया, बहुत सारी स्कीम लेके आती हैं जिससे क्या किया जाए कि भाई कि एजुकेशन में सुधार किया जा सके, क्योंकि भाई सबके उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम कितनी होगी और वो औसत पर कैपिटा इनकम है, ऐसा नहीं कि वो हर व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम उतना ही है। तो जाहिर सी बात है कि भाई कि जब किसी के पास रुपए आ ही नहीं रहे, रुपया आ ही नहीं रहा, रुपया है ही नहीं, गरीबी का आलम यह है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक आया है ना, बहुआयामी गरीबी सूचकांक आया है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक आप अंदाजा लगा लो इस सूचकांक के रिपोर्ट के हिसाब से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने % लोग, ठीक है, जितना इसकी रेशियो है, ठीक। फिर पीटी के यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन कर सकता है, जितनी इनकी रेशियो है वो जाहिर सी बात है वो हेल्थ में रुपया नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, वो हेल्थ में रुपया नहीं लगा पाएंगे, वो जाहिर सी बात है वो एजुकेशन में रुपया नहीं लगाएंगे, ठीक। तो भैया जब आप हेल्थ में एजुकेशन में रुपया नहीं लगा पाओगे तो उतने % लोग आपके क्या होंगे, मानव विकास तो तैयार नहीं होंगे, सीधी सी बात है। ये मजदूर बन सकते हैं और वो भी मजदूर क्या कितने दिन तक, भाई जिसकी हेल्थ इश्यूज रहेगी वो मजदूरी भी नहीं कर पाएगा लंबे समय तक, तो उसको हमेशा ही गरीबी रहेगी, यानी गरीबी को बढ़ावा देती है, गरीबी का दुष्चक्र हम लोग पढ़ते भी है, ये कभी फिर गरीबी से मुक्ति इतने लोगों को मिलेगी नहीं। अब गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट का काम क्या है कि भाई गरीबी को खत्म करना है, सीधी सी बात है, यानी वेलफेयर प्रोग्राम्स को लेके आना है। दिक्कत वेलफेयर प्रोग्राम्स को लेके आने में नहीं है, उसके इंप्लीमेंट करने में भी है, ठीक है, तो उसका बेहतरीन इंप्लीमेंट भी हो पाए इस पे भी सरकार को काम करना है। तो सरकार इसी के लिए हेल्थ सेक्टर पे, एजुकेशन पे काफी ध्यान दे रही है, इन एरियाज को हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ पे क्लियर लिखा है कि जल शक्ति मिशन और जो अन्य केंद्रीय योजनाएं हैं, ठीक है, और उनके जो उनका कार्यान्वयन है, कार्यान्वयन में क्या दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, बेसिकली उन चीजों पे क्वेश्चंस बन के आ सकता है। एनजीओस ऊपर इतनी सारी दिक्कतें हैं, तुमको पता है कि भाई कि एनजीओ जो गैर सरकारी संगठन है, ठीक है, ये एक महती भूमिका निभा सकते हैं। ऊपर जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी अब तक हम लोगों ने प्रॉब्लम्स देख ली, भाई ये चीजें इंटरनल सिक्योरिटी की दिक्कत कर सकती है, मानव विकास तैयार करने में दिक्कत कर सकती है, उन सबसे बेहतरीन निपटान कौन करा सकता है, एनजीओ। एनजीओ एक हम लोग कह सकते हैं कि भाई मतलब वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन बन के आ सकता है अगर प्रभावी तरीके से इसका प्रयोग किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि एनजीओ सब गुड है, ठीक है, या अच्छी नियति के साथ बने हैं, इनके साथ भी बैड कॉन्सेप्ट्स हैं। भाई कई लोग अच्छी नियत के साथ बने ही नहीं है, उनके बनने के उद्देश्य ही बिल्कुल अलग है, तो उनका बदलाव से कोई संबंध खास नहीं है भी तो केवल दिखावेगा। तो इसी के लिए करा भाई इनसे संबंधित मुद्दे क्या हैं, इश्यूज क्या हैं, तो ये देखेंगे एनजीओ का क्या योगदान हो सकता है, ठीक है। अब अभी नमो दीदी योजना लेके आए गए, ठीक है, उसमें भी देखेंगे कंट्रीब्यूशन से, तो एनजीओ का क्या योगदान हो सकता है, प्रभाव क्या है एनजीओ का, ठीक है, कुछ गुड जो एफर्ट इनके द्वारा किए गए हैं उसकी एग्जांपल्स, ये सारी चीजें ऐड करते हुए हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। पर्यटन टूरिज्म के बारे में मैंने आपको इनिशियली बताया, टूरिज्म एक ऐसा मुद्दा है जो आपकी GS 6 में भी शामिल है, 2 टॉपिक GS 6 में भी है। यहां पे क्या है कि टूरिज्म की वजह से क्या है, एक्चुअली देखो टूरिज्म समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि टूरिज्म में वो ताकत है कि ये जो रूरल एरियाज हैं, जो ग्रामीण एरियाज हैं, ग्रामीण एरियाज में ग्रामीण लोगों के भी आय के सृजन का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। भाई आप लोग कहीं भी आप नॉर्मली अपने गांव के एरियाज में जितने भी टूरिज्म स्पॉट है अगर उसको डेवलप कर दिया जाए, आजकल नॉर्मली देखो ना कहीं एक जगह, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बताऊं गोरखपुर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, इसलिए मेरे नजदीक में मैंने देखा है। तो गोरखपुर में क्या है कि एक तारामंडल वाला बेल्ट हुआ करता था, ठीक है, आज के 8 से 10 साल पहले, अराउंड 10 ईयर पहले आप कभी इस एरिया में आते तो मैक्स चांस है कि 6 o'clock के बाद नहीं आते, खासतौर पे PM रात के टाइम में कभी नहीं आते। ये अराउंड 10 ईयर, क्योंकि मतलब एकदम खूंखार एरिया था, मतलब देखने से ही आपको डर लगेगा, जबकि इसके डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। यहाँ पे एक लैंगून लेक है, ठीक है, इसके बारे में ट्रेडिशनल स्टोरीज बहुत है। ये रामग्राम का हिस्सा हुआ करता था, रामग्राम माना जाता है गौतम बुद्ध की, ठीक है, ननिहाल का हिस्सा था। तो जाहिर सी बात है गौतम, और यहाँ से कई सारे जो पुरातत्व है और जो पुरातात्विक अवशेष हैं, ठीक है, वो मिले भी हैं, ठीक। इसके लिए देखेंगे यहाँ पे बौद्धा म्यूजियम भी है, एकदम तारामंडल में ही बौद्धा म्यूजियम भी है, वहां पे चीजें रखी भी गई हैं। यहाँ पे एक लैंगून लेक है जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक लैंगून लेक है जिसको हम बोलते हैं रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल संरक्षण के अभाव में इसकी इतनी बुरी हाल हो गई थी ना कि ये अपने आप में एक बीमारी बन गई थी, मतलब इतनी अपने आप में बीमारी, इसलिए बहुत ही गंदी हो गई थी, बहुत ज्यादा महक इसमें आती थी,
मतलब कोई भी इसमें सुविधा नहीं था। आज का हाल ये है कि केवल एक बार घूम जाना इस एरिया को, तो आपको दिखेगा कि कितने लोग, जब एक बार गवर्नमेंट ने यहाँ पे डेवलपमेंट का काम किया तो रोजगार में बताऊं तो डायरेक्टली कम से कम यहाँ पे नहीं कुछ तो 2000 के करीब में डायरेक्ट लोग रोजगार करते हैं, मतलब सामान बेचने वाले यहाँ पे। और मैं बताऊं कि किसी की भी इनकम 1000 से तो पर डे से तो कम नहीं होगी, इस बात की गारंटी देता हूं। और ये एरिया जो रामगढ़ ताल का एरिया है, ये ग्रामीण एरिया से लगता था। जैसे ही अब रामगढ़ ताल की थोड़ा उत्तर ना जाके इसका पश्चिमी जो बेल्ट है, इसका दक्षिणी जो बेल्ट था, वहां पे जाओगे तो ये पूरा ग्रामीण बेल्ट था। तो यानी यहाँ पे काम करने वाले लोग कौन से, ग्रामीण ही। तो जाहिर बात है कि ग्रामीण विकास में इसका एक बड़ा योगदान देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके और भी फायदा है, इसने बहुत ज्यादा लोगों को एक बार गोरखपुर घूमने के लिए भेजा। ठीक है, यहाँ पे देखो गोरखपुर में 5 स्टार होटल, बहुत अच्छे अच्छे हम लोग कह सकते हैं इंफ्रा डेवलपमेंट पे काम स्टार्ट हो गया है। ये एक बड़ी बात होती है। तो टूरिज्म के पास संभावनाएं तो हैं, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं गवर्नमेंट ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का टारगेट रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना रखा, $5 ट्रिलियन का। दोनों के टारगेट ईयर आप बता सकते हो कब है। ठीक है, 2025 है, 2030 है, 2027 है, 2028 है, क्या है बता सकते हो। तो ये जो $1 ट्रिलियन का टारगेट है ना गवर्नमेंट का, वो एक्चुअली जो इसको पाने में महती भूमिका निभा सकती है वो पर्यटन। ठीक है, वो पर्यटन है। अब आगे बढ़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, इनोवेशन की बात कर रहा है। नवाचार, जाहिर सी बात है अभी उत्तर प्रदेश नवाचार के मामले में बहुत पीछे है। अभी नवाचार सूचकांक आता है, आप उसी को देख जाओ तो नवाचार सूचकांक बताता है कि उत्तर प्रदेश का क्या हाल है। तो नवाचार से संबंधित इश्यूज क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, क्यों उत्तर प्रदेश नवाचार में अग्रणी नहीं हो पा रहा है। कुछ जो हालांकि हालिया दिनों में कुछ ग्रोथ देखने को मिले हैं, क्योंकि इज ऑफ डूइंग जो रिपोर्ट स्टेट की आती थी, ठीक है, भारत की अपनी सेकेंड रैंक पे यूपी था। ठीक है, तो ये बताता कि यूपी थोड़ा तो काम करना स्टार्ट किया है, बट अभी बहुत पीछे है। ठीक, इसका समाज में रोजगार, सामाजिक आर्थिक विकास पर इनोवेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारे टॉपिक्स हमारे। अब देखो इनिशियली हम लोग अगर टॉपिक नंबर 1 पे जाएं, जहां से हम लोग अपनी चीजें स्टार्ट करेंगे, बहुत डिटेल में चीजें आगे बढ़ते जैसे जाएंगे वैसे वैसे समझते जाएंगे। तो कह रहा है उत्तर प्रदेश का इतिहास। अब देखो यहाँ पे पहले टॉपिक में जो उत्तर प्रदेश का इतिहास है, ये नॉर्मली आपको जो फोकस कराना चाहता है वो एंशिएंट और मिडवल पे। आप बोलोगे सर एंशिएंट और मिडवल क्यों, क्यों मॉडर्न इतिहास के बारे में उत्तर प्रदेश का कोई आधुनिक इतिहास है नहीं, बिल्कुल है। लेकिन आप तीसरा नंबर टॉपिक देखोगे तो सीधे क्या कर रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 के पहले, 1857 के पहले हम लोग नॉर्मली मॉडर्न हिस्ट्री कब से स्टार्ट मानते हैं, वैसे 1760 से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट मिल जाती है, जब डिक्लाइन होते हैं मुगल जब डिक्लाइन हो गए आफ्टर, ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु, वहां से हम लोग मानना स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब कुछ लोग का मानना है भाई प्लासी उसी से मानते हैं, खैर 1700 से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग हिस्ट्री मतलब मॉडर्न यहां से मानते हम लोग कि स्टार्ट हो जाती है, जो हम लोग मॉडर्न जो पढ़ते हैं। 1857 के पहले उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है, तो यहाँ पे देखेंगे कि कई सारे राजवंश पहले से फल फूल रहे थे। ठीक है, उनमें आपसी क्या संबंध थे, जो भी चीजें था वो चीज देखना है, उनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं। 1857 तक तो भाई जाहिर सी बात है नेशन नाम का टर्म्स तो नहीं था, क्योंकि झांसी की रानी, फॉर एग्जांपल झांसी की रानी 1857 की क्रांति में लड़ाई किसके लिए लड़ रही थी, झांसी के लिए लड़ रही थी। ठीक है, नाना साहब तात्या टोपे किस लिए लड़ रहे थे, कानपुर। ठीक है, इसके बाद से बेगम हजरतमल किसके लिए लड़ रही थी, तो लखनऊ के लिए। तो सबके अपने इंटरेस्ट थे। हाँ, ये बात है कि कॉमन शत्रु था, और जो वो कॉमन शत्रु था वो पूरे भूभाग का शत्रु था। ठीक है, तो उसके लिए सब एक साथ लड़ दिए, तो वो एक नेशनल मूवमेंट बन गया। लेकिन अगर एक स्ट्रक्चर की बात करो कि ठीक है, अगर 1857 के रिवॉल्ट में विक्ट्री मिली होती तो रिजल्ट क्या होता, क्या डेमोक्रेसी होती, क्या एक छत्र शासन आता किसी का, अखिल भारतीय शासन स्टेब्लिश होता। तो इसका आंसर एक तो क्लियर है, नहीं। नहीं तो एकदम क्लियर सा जवाब है, ये नहीं है कि नहीं हो सकता था। ठीक है, आगे देखो 1857 के पहले और बाद का तो यहां पे लिखा हुआ है, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व, ये सारी बातें लिखी गई हैं। ठीक है, तो यानी आफ्टर क्या ना मिडवल और मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा टॉपिक क्लियर कर दिया है कि हम लोग कहां जाके अच्छा खासा देख लेंगे। थोड़ा एंशिएंट और मिडवल को शॉर्ट वर्ड में खत्म किया, उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक, अब बता दें कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में तो हम लोग देखेंगे तो भाई हम लोग जो पाषाण काल जाते हैं, स्टोन एज जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश का पैलियोलिथिक पीरियड हो, मेसोलिथिक पीरियड हो, नियोलिथिक पीरियड हो, तीनों पीरियड के एग्जांपल्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल बेलो नदी घाटी, ठीक है, आप लोग पढ़ते हो महदहा, दमदमा, सराय नाहर राय, ये सारे क्या है, ये सारे एग्जांपल्स हैं। यहां से स्टोन एज के
ठीक है, कई सारे एग्जांपल्स मिलते हैं, ठीक है, हिस्टोरिक पीरियड के बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते हैं, ठीक। इसके बाद से उत्तर प्रदेश की क्या सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति के बीच में क्या डिफरेंस होता है, हमको पता है कि सभ्यता भी प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है, संस्कृति, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं इसके बाद की आवश्यकता होती है। हालांकि सभ्यता और संस्कृति में गहराई की अगर बात करोगे तो बहुत गहरी जो टर्म्स है ना वो आपकी संस्कृति होती है, इसलिए हम लोग कहते हैं संस्कृति के संरक्षण की बात करते हैं, क्योंकि संस्कृति बदल नहीं सकती है, ठीक है, ये लंबे अरसे के बाद तैयार होती है, ठीक। और सभ्यता इनिशियल प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं, इसको बदली जा सकती है, ठीक। तो इसी के लिए संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग क्या करेंगे, सभ्यता और संस्कृति देख लेंगे। इतिहास में जब हम लोग बात करते हैं तो फिर पूरी हिस्ट्री में स्टोन एज का तो संबंध है ही है, इसके बाद से कैल्कोलिथिक पीरियड हो, ठीक है, उसका भी संबंध आपके उत्तर प्रदेश से है। हड़प्पन सिविलाइजेशन का संबंध हमको पता है कि हड़प्पन का तो भाई सबसे जो ईस्टर्न विस्तार है आलमगीरपुर, वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। केवल आलमगीरपुर ही नहीं, आप पेपर में पढ़ते भी हो, मांडी पूछता है आपसे कि मांडी कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो आलमगीरपुर, मांडी, भटपुरा, मानपुरा, ये सब उत्तर प्रदेश के लोकेशन है हड़प्पन साइट्स के। तो जाहिर सी बात है हड़प्पन साइट्स के लोकेशन है कैसे पता चला, कुछ तो यहाँ से मिला होगा, कुछ तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिले होंगे। तो उन सोर्सेस को देखेंगे भाई कि यहां से ये चीज मिला, यहां से ये चीज मिला, क्योंकि उन सोर्सेस के आधार पे हम बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, परिपक्व थी, ठीक है, अर्ध परिपक्व थी, प्रारंभिक श्रेणी में थी, क्या उसकी हालचाल थी, उनका जीवन शैली कैसा था, ये सारी चीजों का एनालिसिस हम लोग क्या कर सकते हैं। यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन का विस्तार ही अपने आप में उत्तर प्रदेश की माटी को गर्व बनाती है, ठीक है भाई। इतनी पुरानी अगर इतिहास है तो फिर समझ सकते हो। हमको पता है हड़प्पन के बाद से जब ऐतिहासिक काल शुरू होता है, ठीक है, हिस्टोरिकल पीरियड स्टार्ट होता है, तो वैदिक पीरियड का दौर आता है। वैदिक पीरियड का दौर हमको पता है कि वैदिक पीरियड से ही गंगा और यमुना के दोआब में हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, और गंगा यमुना दोआब की हिस्ट्री किसकी है, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री है। आज के उत्तर प्रदेश की तुलना मत करो, आज का उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत, जब वो पुराना सोचोगे ना, एक बार मैप डाउनलोड करना 1857 का संयुक्त प्रांत, ठीक है। हालांकि संयुक्त प्रांत का कॉन्सेप्ट 1920 के अराउंड आता है, 35 तक लगभग रहता है, ठीक है, एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक। लेकिन आप पुराना देखोगे ना तो ये इतना नहीं है, अरे भाई 2000 तक जाओगे तो आपको उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक हो जाएगा, ठीक। तो एक बड़ा एरिया, जैसे फॉर एग्जांपल बंगाल, जब आप बात करते हो ज्यादा दूर की बंगाल की बात मत करो, 1905 की बंगाल की बात करो, तो आपका आज का पश्चिम बंगाल, आज का बांग्लादेश, आज का असम, बिहार के कुछ हिस्से, ठीक है, सब शामिल हो जाते हैं इसमें, उड़ीसा के कुछ हिस्से सब इसमें शामिल हो जाते हैं। तो एक बड़ा बेल्ट होता था, तो समझे ना, उतनी बड़ी महत्ता है इसकी। प्राचीन नगरों की जब हम लोग बात करते हैं तो प्राचीन नगरों में आप जैसे ही वैदिक पीरियड को पाठ करते हो, लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है, वैदिक पीरियड से ही आपको नगर देखने को मिल जाते हैं। महाजनपद, आपने नाम सुना ही होगा, महाजनपद। और सोचो आज का जो आपका उत्तर प्रदेश है ना, 8 महाजनपद टोटल 16 में से तो आज के उत्तर प्रदेश में शामिल है, ठीक है, आज की भूभाग में शामिल है। तो भाई इन महाजनपदों की तो अपनी हिस्ट्री है, और जो इनकी हिस्ट्री है वो उत्तर प्रदेश की भी हिस्ट्री है, ठीक। तो प्राचीन नगरों में और भी सारे, जैसे फॉर एग्जांपल प्राचीन नगर, आपको सोचना नहीं कि सर किस चीज के बारे में पढ़े, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, जब महाजनपद आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो कुछ प्राचीन नगरों के एग्जाम्पल आपको मिल जाते हैं। जब अभी आप बौद्धिज्म पढ़ोगे तो बौद्धिज्म में भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं, ठीक है, उनसे संबंधित जो लोकेशन है उत्तर प्रदेश के, ठीक है, वो आपके प्राचीन नगरों में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। जैनिज्म के प्राचीन नगर में शामिल होंगे। ऐसे ऐसे आप आ जाओगे आगे, उत्तर प्रदेश में कई सारे नवीन नगरों की स्थापना की जाती है। फॉर एग्जांपल सैयदों के समय एक डायनेस्टी आई थी जिसको हम कहते हैं सर की डायनेस्टी, ठीक है। सर की डायनेस्टी की न्यू जौनपुर में किसने रखी थी, आप बता भी सकते हो, ठीक है। तो अब सर की डायनेस्टी की अपनी ही इतिहास है, ठीक है, सर की डायनेस्टी की अपनी इतिहास है। किस जगह पे, जौनपुर में, तो जौनपुर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। उत्तर प्रदेश में जो कल्चरली लोकेटेड स्थल है उनके बारे में क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। एरोरा, बहुत सारे लोकेशंस है जिसके ऊपर क्वेश्चन बन के आपके सामने आ सकता है। बौद्धिज्म और जैनिज्म को अगर अपने लोग ध्यान में रखें तो बौद्धिज्म और जैनिज्म ही पूरी यूपी और बिहार की हिस्ट्री है, ठीक है। बौद्धिज्म, और क्योंकि इनका उद्भव, इनका प्रचार पूरा 95% यूपी और बिहार की हिस्ट्री है, ठीक, इससे अतिरिक्त नहीं है। उसमें भी यूपी का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, पर्याप्त कंट्रीब्यूशन है। तो जैनिज्म और बौद्धिज्म का भी संबंध हम लोग कह सकते हैं कि प्राचीन इतिहास में आप लोग देखोगे तो आपके उत्तर प्रदेश का है। बाद में जब मुगल डायनेस्टीज आना स्टार्ट करती हैं, मुगल डायनेस्टीज में लंबे समय तक, या इस्लामिक डायनेस्टीज में लंबे समय तक आगरा हब रही है, केंद्र रही है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का मेडुअल पीरियड में भी बहुत ज्यादा योगदान रहा है इन
अब देखो एक आगे कहीं लिखा भी होगा कि हम लोग वास्तुकला, देखो उत्तर प्रदेश की वास्तुकला के ऊपर क्वेश्चन लिखा ना, वास्तुकला का डेवलपमेंट कब होगा, जब अस्थायी सरकारें बनेंगी, ठीक है, जब अस्थायी सरकारें बनेंगे तो वो वास्तुकला के डेवलपमेंट पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो जब डायनेस्टीज, मौर्यन पीरियड का भी संबंध, गुप्ता पीरियड का संबंध, इन सबका संबंध आपका किससे, यूपी से है। तो जब ये डायनेस्टीज, मौर्य, गुप्ता, ठीक है, लेटर गुप्ता, फिर दिल्ली सल्तनत की बारी आती है, दिल्ली सल्तनत की पूरी डायनेस्टी, फिर मुगलों की बारी आती है, ये सारी डायनेस्टीज ने मिलकर क्या किया है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे वास्तुकला का उद्भव किया है, विकास हुआ है, ठीक है, चाहे वो हिंदुइज्म डायनेस्टीज रही हो चाहे इस्लामिक डायनेस्टीज रही हो, ठीक, इन सब ने मिलकर बहुत सारे वास्तुकला का डेवलपमेंट किया। तो हमारा काम क्या है, उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में जानना। भाई इनकी अपनी महत्ता भी है, टूरिज्म पर्यटन आपके टॉपिक में भी है, तो इनकी अपनी महत्ता है, बहुत ही ज्यादा महत्ता है, ठीक है। संस्कृति के संरक्षण, भाई हमारी संस्कृति के हिस्सा है, तो इनकी रख रखाव भी बहुत जरूरी है। रख रखाव के लिए गवर्नमेंट ने संग्रहालय, म्यूजियम्स बनाए। अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया गोरखपुर वाले का म्यूजियम, डायरेक्टली आपके टॉपिक में, तो उत्तर प्रदेश के म्यूजियम के बारे में हम लोग जरूरी पढ़ेंगे। अब लेखागार के बारे में जो है पढ़ेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पुरातत्व के बारे में, जो लखनऊ मंडल खासतौर पर, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन में आ सकता है, उसको देखेंगे। ये पूरी आपकी हिस्ट्री होगी। अब देखोगे यहाँ पे आगे सोसाइटी में कह रहा है कि भाई हम लोग क्या करेंगे सोसाइटी में, बेसिकली आपको पहले उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, हम लोग अगर बोले कि ग्रामीण है तो बहुत दुविधा नहीं जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण मुद्दे क्या है, उत्तर प्रदेश के शहरी मुद्दे क्या है, उत्तर प्रदेश के जनजातीय मुद्दे क्या है, ठीक है, ये चीजें। भाई जनजातीय, सबसे बड़ी जनजातियों के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सामाजिक संरक्षण की दिक्कत, आज भी मुख्य धारा में शामिल होने की दिक्कत है। ग्रामीण और शहरी जो वंचना है वो देखने को मिल जाती है, जो कास्ट वंचना है वो देखने को मिल जाती है, टकराहट देखने को मिल जाती है, ठीक है। शहरी को लगेगा ग्रामीण अनपढ़ है, ठीक है। कास्टिज्म में यही चीज देखना स्टार्ट हो जाता है। जो त्योहार है, मेले हैं, संगीत है, लोक नृत्य है, भाषा है, साहित्य है, बेसिकली जो हमारे कह सकते हैं कि सभ्यता और संस्कृति के जो हिस्से हैं उनके बारे में देखेंगे। टूरिज्म देखो एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। अब इनडायरेक्टली सिलेबस तो हम लोग, मुझे लगता है कि जो जो है वो समझ गए। 50 क्वेश्चन में कोशिश मेरी पूरी रहेगी आप लोग कंप्लीट करा दे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, एक क्वेश्चंस पहले नोट कर लेते हैं। आप लोग का काम जानते हो क्या है, आप लोग का काम यार कि ये क्वेश्चन जो पीसीएस अभ्यास का टेलीग्राम चैनल है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहेगा, वहां से आपको क्या करना है एक बार देख लेना है, ठीक है। वहां पे क्वेश्चन अपना भेज देना है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन पहला दे देता हूँ, बहुत मतलब जानकारी आधारित क्वेश्चन। देखो आपको पता है कि भाई कि मैंने इनिशियली अभी जब सिलेबस समझाया तो बताया कि भाई कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, प्री हिस्टोरिक पीरियड के बहुत ज्यादा एविडेंस क्या है, मिलते हैं कहां पे, उत्तर प्रदेश में। आपको करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, केवल जो प्री हिस्टोरिक पीरियड के जो स्थल है, जो साइट्स हैं, उनके बारे में आपको बता देना है, ठीक है। तो प्राचीन उत्तर प्रदेश के, यानी उत्तर प्रदेश के जो प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख स्थल है, प्रागैतिहासिक कालीन, प्रागैतिहासिक कालीन प्रमुख स्थलों पर चर्चा करें या प्रकाश डालें, जो भी करें, ठीक है। बहुत सिंपल सा, ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अराउंड बहुत लंबे में नहीं, मैक्स आप लोग जाएगा तो 200 शब्द जाइएगा, ठीक है। 200 शब्द में इसको समझा देना है, ठीक। तो स्टार्ट यहां से करते हैं, चीजें भी यहीं से स्टार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। कल हम लोग इस पर डिस्कशन भी कर लेंगे। आपका काम क्या है कि एक बार इसको, जो इनिशियली 2-3 लोग लिख के भेजेंगे, 3-4 लोग कॉपी, उनकी कॉपी तो चेक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि कॉपी चेक में टाइम लगेगा, ठीक। तो कोशिश करना है जो जल्दी भेज देगा उसकी कॉपी चेक कर देंगे और लाके कॉपियां उनकी स्क्रीन पे दिखा भी देंगे, ठीक है। तो फिर मिला जाए हम लोग कल से अपनी जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन से। सोमवार चूंकि संडे को केवल एक दिन आपकी ये क्लासेस बंद रहेंगी, वो है संडे। बाकी दिन तो हम लोग निरंतर अपना जो शेड्यूल है उसके बेस मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।